Hi everyone, this is me Sonia and Adult Health Nursing का चैप्टर 1 which is Gastrointestinal Disorder। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस इन सारों के डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे इनके डिसऑर्डर्स के ऊपर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं माउथ एंड इसोफेगस के डिसऑर्डर को। एकलेजिया एकलेजिया ये इसोफेगल मोटिलिटी डिसऑर्डर है जिसमें जो इसोफेगस है वो ठीक से मोटिलिटी या फिर मूवमेंट नहीं करता। जैसे पहले नॉर्मल उसकी मूवमेंट होती है कि वो फूड को आगे की तरफ यानी स्टमक की तरफ पुश करता है, लेकिन इस डिजीज़ में, इस डिसऑर्डर में उसकी मोटिलिटी ठीक नहीं होती। ओके, तो इसको हम एकलेजिया बोलते हैं। अब ये क्यों अकर होते हैं? ये मोस्टली न्यूरल डिसफंक्शन की वजह से अकर होते हैं या फिर लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर के डिसफंक्शन की वजह से अकर होते हैं। ठीक है, न्यूरल डिसफंक्शन यानी इसोफेगस में नर्व्स जो है वो ठीक से उसको स्टिमुलेट नहीं कर रही मूव होने के लिए, तो उसकी वजह से भी इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर अकर होता है जिसको हम एकलेजिया बोलते हैं। देन है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ये दोनों डेवलपमेंटल एनोमलीज है जो कि बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होती है और इन दोनों को हम कंजेनाइटल डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। अब इनको ट्रीट करने के लिए सिंपली सर्जरी ही नीडेड होती है, सर्जिकल रिपेयर करके ही इनको हम ठीक कर सकते हैं। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, इन दोनों में क्लेफ्ट आ जाता है, यानी जो लिप्स हैं, लिप्स के बीच जो एक लिप है वो बीच से टूटा हुआ होगा, यानी उसके बीच में स्पेस होगी, तो उसको हम क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और पैलेट में भी बीच में स्पेस होगी, यानी वो ठीक से कनेक्टेड नहीं होंगे, तो इन दोनों टर्म्स को हम क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं जो कि बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होते हैं। देन है ईसोफेजियल एट्रेजिया। इसमें जो ईसोफेगस है वो क्लोज होता है। एट्रेजिया का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो ब्लॉक हो, क्लोज हो। तो ईसोफेजियल एट्रेजिया का मतलब है क्लोज्ड ईसोफेगस। वो किसी काज की वजह से भी हो सकते हैं। ईसोफेजियल डाइवर्टिक्यूला, इसमें क्या होता है, होलोड या फिर आउट पाउचिंग होती है इन द ईसोफेजियल वॉल। ईसोफेगस की आउट पाउचिंग होती है ईसोफेजियल वॉल में, तो उसको हम ईसोफेजियल डाइवर्टिक्यूला बोलते हैं। ईसोफेजियल स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं? जब ईसोफेगस नेरो हो जाए, यानी वो अपनी नॉर्मल जो उसकी पोजीशन होती है उससे कम हो जाए, नेरो हो जाए, तो उसको हम ईसोफेजियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ईसोफेजियल वेरिसिस यानी ईसोफेजस या फिर ईसोफेगस की जो वीन्स होती हैं वो इनलार्ज या फिर टॉर्चस हो जाए, तो उसको हम ईसोफेजियल वेरिसिस बोलते हैं, जो कि मोस्टली लोअर ईसोफेजियस में अकर होती है बिकॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल जो सर्कुलेशन है उसमें हाइपरटेंशन की वजह से ईसोफेगस की वीन्स इनलार्ज और टार्चरस हो जाती हैं, तो उसको हम ईसोफेजियल वेरिसिस बोलते हैं। देन है एराथ्रोप्लेकिया। एराथ्रोप्लेकिया रेड और वेलवेट जैसा म्यूकोजल लीजन्स जो है वो अकर हो जाते हैं ईसोफेगस में, तो उसको हम एराथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। ईसोफेगाइटस में इन्फ्लामेशन हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि लाइन करती है ईसोफेगस को, यानी ईसोफेगस के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम ईसोफेगाइटस बोलते हैं। देन गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स में क्या होता है, बैकफ्लो होता है गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल कॉन्टेंट का ईसोफेगस में, यानी स्टमक और ड्यूडिनम से जो कंटेंट है वो वापस आता है ईसोफेगस में, तो उसको हम गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स बोलते हैं। सीवियर रिफ्लक्स डिजीज इज कॉल्ड गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको हम गर्ड बोलते हैं। अगर ये सीवियर हो जाए तो उसको हम गर्ड बोलते हैं, जिसमें स्टमक और इंटेस्टाइन का कंटेंट ईसोफेगस में आता है। देन है गिंगीवाइटिस। गिंगीवाइटिस सिंपली इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, गम्स में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम गिंगीवाइटिस बोलते हैं। ग्लोसाइटिस, जब टंग में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम ग्लोसाइटिस बोलते हैं। हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में प्रोट्रूजन होती है स्टमक की थ्रू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द डायफ्राम एट ईसोफेजियल ओपनिंग, जहाँ से ईसोफेगस जो है वो नीचे की तरफ पास होता है डायफ्राम से, उस डायफ्राम वाली एरिया से जो नीचे स्टमक प्रेजेंट होता है वो ऊपर की तरफ प्रोट्रूड होकर आता है, तो उसको हम हाइटल हर्निया बोलते हैं। हर्निया का सिंपली मतलब ही होता है कि कोई ऑर्गन अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटकर दूसरी एरिया में चला जाए, तो उसको हम हर्निया बोलते हैं। हाइटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एरिया जहाँ से वो निकल रहा है उसको हम हाइटस बोलते हैं, तो उस हाइटस से जो स्टमक है वो आगे की तरफ प्रोट्रूड होता है चेस्ट कैविटी में, तो उसको हम हाइटल हर्निया बोलते हैं।
देन है कैपोसी सार्कोमा। कैपोसी सार्कोमा ये कैंसर है जो कि एसोसिएट होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम से। इसमें लेजन अकर होते हैं स्किन, लिम्फ नोड एंड वैसरा में। देन ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया ये फ्रिमली अटैच्ड होते हैं वाइट पैचेस जो कि ओरल म्यूकोजा में होते हैं, यानी ओरल कैविटी है यानी ओरल म्यूकोजा, उसमें वाइट पैचेस अगर हो जाए तो उसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। देन है मेलोरी वाइस सिंड्रोम। It refers to laceration in the mucous membrane at esophagogastric junction। जहाँ पे ईसोफेगस और गैस्ट्रिक मिलते हैं उस एरिया में अगर लेसरेशन हो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में तो उसको हम मेलोरी वाइस सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें वहाँ पर मैसिव ब्लीडिंग होती है। उस जंक्शन पे ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग होती है क्योंकि वहाँ पर लेसरेशन होती है। सो द सिंड्रोम इज टिपिकली प्रोसीडेड बाय वोमाइटिंग। ठीक है, ये ज़्यादा प्रोसीड किससे होता है? वोमाइटिंग से होता है। देन है पेरिडोनाइटस। पेरिडोनटाइटस में क्या होता है? प्रोग्रेसिव गिंगीवाइटिस जो कि इन्वॉल्व होती है इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा। इसमें जो गिंगीवाइटिस है वो प्रोग्रेसिव होती है, प्रोग्रेशन यानी वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा बढ़कर वो पूरी ओरल म्यूकोजा में इन्फ्लामेशन कर देती है, तो उसको हम पेरिडोनटाइटस बोलते हैं। देन पायलोरिक स्टेनोसिस। पायलोरिक स्टेनोसिस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है पायलोरिक स्फिंक्टर जो कि प्रेजेंट होता है किसमें? ईसोफेगस में, जो कि क्या करता है? कनेक्ट करता है किससे? स्टमक से, यानी ये प्रिवेंट भी करता है कंटेंट को आगे जाने से, और जो स्टमक वाला कंटेंट है उसको आगे जाने से प्रिवेंट करते हैं। स्फिंक्टर अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और वो नैरो हो जाए तो उसको हम पायलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं, जो कि काज होते हैं हाइपरट्रोफी ऑफ स्फिंक्टर मसल। अगर स्फिंक्टर मसल्स में हाइपरट्रोफी हो जाए, हाइपरट्रोफी यानी जो स्फिंक्टर मसल्स वाले सेल्स हैं वो अपनी नॉर्मल जो उसकी साइज़ होती है उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको हम हाइपरट्रोफी बोलते हैं। जब वो हाइपरट्रोफाइड हो जाते हैं तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। सो इट्स मोस्ट कॉमनली सीन इन बॉयज़ बिटवीन एज 1 and 6 मंथ। ये मोस्टली बेबीज़ में ही अकर होती है और उससे भी कॉमन ये बॉयज़ में अकर होती है जो कि 1 से 6 माह के उम्र वाले होते हैं। देन है स्टोमाटाइटस। स्टोमाटाइटस में इन्फ्लामेशन होती है माउथ में, तो इसको हम स्टोमाटाइटस बोलते हैं। ट्रेकियोईसोफेजियल फिस्ट्यूला। इसमें एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है ट्रेकिया और ईसोफेगस में, इसीलिए हम इसको ट्रेकियोईसोफेजियल फिस्ट्यूला बोलते हैं। फिस्ट्यूला का मतलब है कनेक्शन, एबनॉर्मल कनेक्शन। देन है विंसेंट स्टोमाटाइटस। आल्सो इसको हम ट्रेंच माउथ भी बोलते हैं, जिसमें सिवियर फॉर्म ऑफ गिंगीवाइटिस हो जाता है और उसके अलावा वो क्या काज करता है? नेक्रोसिस और अल्सरेशन को काज करता है गम्स में, यानी सिवियर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम विंसेंट स्टोमाटाइटस बोलते हैं। देन डिस्कस करते हैं स्टमक एंड इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स को। तो पहले है हमारे पास असाइटस। असाइटस में एक्यूमुलेशन हो जाती है और फ्लूइड की इन पेरिटोनियल कैविटी। अगर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए, ज़्यादा अमाउंट में वो एक्यूमुलेट हो जाए तो उसको हम असाइटिस बोलते हैं। देन है सीलिएक डिजीज़। ये क्रोनिक डिजीज़ है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो फूड जिसमें ग्लूटिन प्रेजेंट होती है उनको टॉलरेट नहीं कर पाते, जो कि किस में मोस्टली प्रेजेंट होती है? वीट में, राई में, बार्ली एंड ओट्स में। इनमें ग्लूटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है और ये इंडिविजुअल उस ग्लूटिन प्रोटीन से सेंसिटिव होते हैं, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, तो इस डिजीज़ को हम सीलिएक डिजीज़ बोलते हैं। देन है क्रोन्स डिजीज़। क्रोन्स डिजीज़ एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ है जिसमें प्रोक्सिमल पोर्शन जो कि कोलोन का प्रोक्सिमल पोर्शन होता है उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है। प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ कोलोन एंड लेस कॉमनली ये टर्मिनल इलियम में पाया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ कोलोन में। इट्स नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन सर्जन बुरेल क्रोन्स इन 18 जो कि पैदा हुआ था 1884 में और मर गया 1983 में। ठीक है, हु फर्स्ट डिस्क्राइब इट इन 1932 में इसने इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था। देन है कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर इसको हम स्ट्रेस अल्सर भी बोलते हैं। सो इट्स अ स्ट्रेस अल्सर ऑफ ड्यूडिनम डेट रिजल्ट फ्राम बर्न इंजरीज। बर्न इंजरीज की वजह से ड्यूडिनम में स्ट्रेस अल्सर को हम कर्लिंग अल्सर बोलते हैं। देन कुशिंग अल्सर। ये स्ट्रेस अल्सर आल्सो ये भी ड्यूडिनम में ही होता है, लेकिन ये एसोसिएट होता है सिवियर हेड ट्रामा और ब्रेन सर्जरी। ठीक है, हेड में सिवियर ट्रामा है या फिर ब्रेन की कोई सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से ड्यूडिनम में जो अल्सर हो जाते हैं उसको हम कशिंग अल्सर बोलते हैं।
देन है डायवर्टिक्यूलर डिजीज़। डायवर्टिक्यूलर सिंपली बल्जिंग और पाउचेस जो होते हैं डायवर्टिक्यूलाई के इन द जीआई वॉल, टिपिकली सिग्मोइड कोलान के जो पार्ट होता है वो बाहर की तरफ बल्ज होता है, पाउच की तरफ बाहर की तरफ निकल आता है, सो दैट पुशेस द म्यूकोजल लाइनिंग थ्रू द सराउंडिंग मसल्स। ठीक है, डायवर्टिक्यूलर डिजीज़ के 2 क्लिनिकल फॉर्म्स होते हैं, एक है डायवर्टिक्यूलाइटिस और दूसरा है डायवर्टिक्यूलोसिस। डायवर्टिक्यूलाइटिस में इन्फ्लामेशन होती है 1 और मोर डायवर्टिक्यूलाई, और डायवर्टिक्यूलोसिस में इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ डायवर्टिक्यूलाई विदाउट अकम्पाइनिंग इन्फ्लामेशन। इसमें डायवर्टिक्यूलाई प्रेजेंट होते हैं यानी बाहर की तरफ बल्ज हो जाते हैं लेकिन उसमें इन्फ्लामेशन नहीं होती। ओके, देन है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में इन्फ्लामेशन होती है लाइनिंग ऑफ स्टमक प्लस में इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों में अगर उसकी लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस टर्म को गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं, जो कि जीआई डिसऑर्डर यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से। हिरचिस्प्रंग डिजीज़ आल्सो, इसको हम कंजेनाइटल मेगाकोलान बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसमें जो नर्व सेल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं या फिर रिड्यूस होते हैं। सो इट इज़ अ कंजेनिटल डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस और मार्क रिडक्शन ऑफ नर्व सेल इन कोलोरेक्टल वॉल। कोलोरेक्टल वॉल में नर्व सेल या तो एब्सेंट होते हैं या तो वो रिड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। ठीक से मोटिलिटी नहीं होती, इंटेस्टाइन की जो कंटेंट है इंटेस्टाइन में वो आगे की तरफ पुश नहीं होता और उसकी वजह से वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो उसको हम हिरचिस्प्रंग डिजीज़ बोलते हैं। देन है इनएक्टिव कोलोन। ये एक स्टेट है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की, जिसमें अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो ये फीकल इन्फेक्शन भी हो जाएगा, यानी फीसिस जो है वो क्या करेंगे, उसके जो पीछे वाला पार्ट है उसको आगे जाने से प्रिवेंट करेंगे, तो उसको हम फीकल इन्फेक्शन बोलते हैं, यानी वो ब्लॉक करेंगे। इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया ये प्रोट्रूजन होती है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन की ओमेंटम और ब्लेडर इनटू इंग्विनल कैनाल रिजल्टिंग फ्रॉम वीकेंड एब्डोमिनल मसल, ट्रॉमेटिक इंजरी, एजिंग। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है, प्रोट्रूजन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ओमेंटम की या फिर ब्लेडर की इंग्विनल कैनाल में, बिकॉज जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो वीक हैं या फिर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी है या फिर एजिंग की वजह से। अब ये जो हर्निया है रिड्यूसिबल है इफ़ इट कैन बी मूव्ड बैक इनटू प्लेस इजीली। इसको आप वापस अपनी जगह पर भी ला सकते हैं, तो इसको हम रिड्यूसिबल भी कह सकते हैं। देन इट इज़ इनकारसेरेटेड इफ़ इट कैन बी रिड्यूस्ड, और उसके साथ साथ स्ट्रेंगुलेटेड इफ़ अ पोर्शन ऑफ हर्निएटेड इंटेस्टाइन। अब इसको हम स्ट्रेंगुलेटेड भी कर सकते हैं, यानी इसका जो पोर्शन अगर हर्निएट हुआ है यानी इंटेस्टाइन अगर हर्निएट हुआ है तो ये स्ट्रेंगुलेटेड भी हो सकती है। देन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर व्हेन द ल्यूमन ओपनिंग ऑफ द बावल इज पार्शली और फुल्ली ब्लॉक्ड। अगर इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन है वो पार्शली या फिर फुल्ली ब्लॉक्ड है तो उसको हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये क्लासिफाइड है एज मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। ठीक है, इसको हम मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दोनों फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन उसको हम बोलते हैं जिसमें जो फॉरेन बॉडीज़ जैसे कि और कंप्रेशन की वजह से हो जाती है ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, फॉरेन बॉडीज़ और कंप्रेशन अगर हो जाए बावल वाल के ऊपर तो उसकी वजह से होती है, और उसको हम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। नॉन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन रिजल्ट फ्रॉम फिजियोलॉजिक डिस्टर्बेंस जैसे कि पैरालाइटिक इलियस से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस से, या फिर ब्लड क्लॉट्स जो कि काज करते हैं इस्कीमिया को मेजेंट्रिक वेसल्स में, तो इसकी वजह से नॉन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, अगर वो जो पार्ट है तो उस पार्ट में पैरालाइटिक इलियस यानी उस पार्ट में मूवमेंट नहीं हो रही उस पार्ट में, और उसके साथ साथ ब्लड क्लॉट की वजह से वहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा तो इस्कीमिया हो जाएगी, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो उसको हम नॉन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। देन इंटूससेप्शन में क्या होता है, टेलीस्कोप होता है पोर्शन ऑफ बावल इनटू एडजेसेंट डिस्टल पोर्शन। इसमें जो बावल है वो टेलीस्कोप खुद के अंदर ही मुड़ जाता है, तो उसको हम इंटूससेप्शन बोलते हैं। देन इरिटेबल बावल सिंड्रोम। इरिटेबल बावल सिंड्रोम ये वो कंडीशन है जिसमें डायरिया अगर होते हैं
उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन यानी डायरिया और उसके अल्टरनेटिवली कॉन्स्टिपेशन हो तो इसको हम इरिटेबल बावल सिंड्रोम बोलते हैं, दोनों कंडीशन जब प्रेजेंट हो तो। सो डायरिया रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज बावल मोटिलिटी एंड अल्टरनेटिंग विथ कॉन्स्टिपेशन, जब मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसको हम उसके बाद डायरिया होंगे, जब मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन होगी। ओके, देन लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस ये इनएबिलिटी होती है टू डाइजेस्ट मिल्क शुगर। ठीक है, मिल्क शुगर को डाइजेस्ट कोई ना कर सके तो उसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, यानी वो लैक्टोज शुगर को टॉलरेट नहीं कर पाते। नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस ये इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें डिफ्यूज़ या फिर पेची इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस हो जाती है, यानी इंटेस्टाइन नेक्रोसिस हो जाती है, उसके जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डिफ्यूज़ या फिर पेची भी हो सकती हैं, जो कि किसकी वजह से होती है, इन्फेक्शन की वजह से इन और अबाउट 1/3 ऑफ केसेस, और मोस्टली अफेक्ट करती है ये प्री मेच्योर इन्फेंट को। देन है पैरालाइटिक इलियस, ये फिजियोलॉजिक फॉर्म है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, जो कि यूजुअली डेवलप होता है स्मॉल बावल में आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद ये फिजियोलॉजिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। पेप्टिक अल्सर, ये डिस्ट्रप्शन होती है गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल लाइनिंग में, जिसमें क्या होता है कॉमनली जो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है, और उसके साथ साथ इम्पेयर्ड हो जाती है बाय एसिड और पेप्सिन। एन एक्यूट फॉर्म ऑफ पेप्टिक अल्सर इज कॉल्ड स्ट्रेस अल्सर, अगर ये एक्यूट हो जाए, एक्यूट फॉर्म हो तो उसको हम स्ट्रेस अल्सर भी बोलते हैं, जिसमें गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल की लाइनिंग जो है वो उसका जो लाइनिंग है वो डिस्ट्रप्शन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है और अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है। पेरिटोनाइटिस, ये एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है पेरिटोनियम में। पेरिटोनियम ये एक मेम्ब्रेन है जो कि लाइन करती है एब्डोमिनल कैविटी को और कवर करती है वाइसरल ऑर्गन्स को, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। देन है सीडो मेम्ब्रेनस एंटीरोकोलाइटिस, इसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस हो जाती है, यानी जो टिश्यू है वो डेथ होता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें उनके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की सिंपली म्यूकोजा जो है वो अफेक्ट होती है, उस म्यूकोजा में इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस होती है, तो उस कंडीशन को हम सीडो मेम्ब्रेनियस एंटीरोकोलाइटिस बोलते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, अगेन जो कि क्रोन्स भी एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ थी, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी सेम टू सेम क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जो कि अफेक्ट करती है म्यूकोजा ऑफ कोलॉन, और ये प्रोड्यूस करती है एडिमा को एंड अल्सरेशन को। इट टिपिकली बिगिनस इन रेक्टम, ये पहले कहाँ पर बिगन होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है, रेक्टम से, देन सिग्मोइड कोलॉन, एंड ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड भी हो सकती है, पूरे कोलॉन को भी ये इन्फ्लामेशन काज कर सकती है। इट्स रेयरली अफेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कम ही अफेक्ट करती है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ में हो रहा था, तो ये नीचे से स्टार्ट हो रही है और ऊपर कोलन तक जाती है। देन है वल्वुलस, वल्वुलस में ट्विस्टिंग हो जाती है इंटेस्टाइन की एटलीस्ट 180 डिग्रीज, और ऑन इट्स मेजेंट्री, यानी जो उसकी मेजेंट्री यानी ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर ये इंटेस्टाइन जो है वो ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंप्रेस हो जाती है। जब ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो नहीं होगा इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर इस्कीमिया हो जाएगी। देन डिस्कस करते हैं एनस एंड रेक्टम के डिसऑर्डर्स को। सो एनस एंड रेक्टम डिसऑर्डर्स में हमारे पास पहले है एनल फिशर। एनल फिशर में लेशरेशन और क्रैक्स होते हैं एनस की लाइनिंग में, तो उसको हम एनल फिशर बोलते हैं, जिसमें वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह भी रिलीज होती, ब्लीडिंग भी होती है। देन एनोरेक्टल एब्सेस, एनोरेक्टल एब्सेस में एक लोकलाइज्ड और कलेक्शन होती है किसकी, पस की, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू नियर रेक्टम एंड एनस। रेक्टम और एनस के नियर में अगर सॉफ्ट टिश्यू की इन्फ्लामेशन हो रखी है तो उसकी वजह से वहाँ पर एक लोकलाइज पस की कलेक्शन होगी, उसको हम एनोरेक्टल एब्सेस बोलते हैं। देन है एनोरेक्टल फिस्टूला। अब फिस्टूला को हमने डिस्कस किया कि ये एबनॉर्मल कनेक्शन और एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, तो एनोरेक्टल फिस्टूला में क्या होता है, एबनॉर्मल ओपनिंग होती है इन एनल स्किन दैट में कम्युनिकेट विथ रेक्टम। ठीक है, एनस और रेक्टम ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें एबनॉर्मल ओपनिंग होती है। अब इन्फ्लामेशन काज्ड बाय एनोरेक्टल एब्सेस में काज द फिस्टूला टू फॉर्म, जो इन्फ्लामेशन है जिसने एनोरेक्टल एब्सेस काज की थी, अब ये होल भी काज कर सकती है, जो कि कनेक्ट कर सकती है किसको, एनस को और रेक्टम को। सो इट में काज फिस्टूला टू फॉर्म। देन एनोरेक्टल स्टीनोसिस में जो एनोरेक्टल स्फिंक्टर है वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, एनोरेक्टल स्ट्रक्चर में जो एनोरेक्टल ल्यूमेन है उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। हेमोराइड्स, हेमोराइड्स ये वेरिकोसिटीज़ होती है, यानी जो
वेनस सॉरी जो रेक्टम और एनस की वीन्स होती हैं वो स्वेल हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और उनमें ज़्यादा पेन होता है, और सिंपली जिसको हम वेरिकोसिटीज़ बोलते हैं। अगर एनस और रेक्टम की वीन्स में स्वेलिंग और पेन हो, यानी वो वीन्स स्वेल हो जाएं, तो उसको हम हेमोरॉइड्स बोलते हैं। देन है पिल पिलोनाइडल सिस्ट, ये हेयर कंटेनिंग डर्मोइड सिस्ट है जो कि फॉर्म होती है मिड लाइन ग्लूटल फोल्ड। जो मिड लाइन ग्लूटल फोल्ड है उसमें हेयर कंटेनिंग डर्मोइड सिस्ट की फॉर्म हो तो उसको हम पिलोनाइडल सिस्ट बोलते हैं। देन है प्रोक्टाइटस। प्रोक्टाइटस एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो अगर रेक्टल म्यूकोजा में, तो उसको हम प्रोक्टाइटस बोलते हैं। देन है पेरियोराइटस एनाई। पेरियोराइटस एनाई में पेरिनेल इचिंग होती है, इरिटेशन होती है और सुपरफिशियल वहाँ पर उस एरिया में बर्निंग फील होती है, तो उस टर्म को पेरियोराइटस एनाई बोलते हैं। देन रेक्टल प्रोलेप्स रेक्टल पोलिप्स। रेक्टल पोलिप्स में मासेस ऑफ टिश्यू दैट राइज अबव द म्यूकोजल मेम्ब्रेन, ये प्रोट्रूड करते हैं इनटू जीआई ट्रैक्ट में। ठीक है, जो मासेस होते हैं और टिश्यूज़ के मासेस होते हैं वो अपवर्ड अगर मूव करें, उसकी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो अपवर्ड की तरफ जीआई ट्रैक्ट में प्रोट्रूड करे, तो उसको हम रेक्टल पॉलिप्स बोलते हैं। रेक्टल प्रोलेप्स में ये सरकमफ्रेंशियल प्रोट्रूजन है वन और मोर लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन थ्रू द एनस, यानी एक से ज़्यादा जो लेयर्स होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, वो एनस की तरफ अगर प्रोट्रूड हो, एनस से बाहर निकल कर आए, तो उसको हम रेक्टल प्रोलेप्स बोलते हैं। प्रोलेप्स वर्ड का ही मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अपनी नॉर्मल जो उसकी जगह होती है उससे हट जाए, रिमूव उससे साइड हो जाए, तो उसको हम प्रोलेप्स बोलते हैं। ओके, सो दिस वाज द होल अबाउट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।